इतने बड़े पलटू राम नीतीश कुमार है, उससे ज्यादा बड़े पलटू राम नरेंद्र मोदी है। नीतीश कुमार के मामले में भी ऐसा लगता है कांग्रेस को पहले से अनुमान था कि वे पर्दे के पीछे मोदी शाह और बीजेपी के साथ पीढ़ियां बढ़ा रहे हैं। झारखंड का मसला आपने उठाया, मुझे ऐसा लगता है झारखंड शायद पहला ऐसा मौका है जहां पर केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी अपने मंसूबे पूरे नहीं कर पाई। बोलता हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। देश में राजनीतिक जो व्यवस्था है उसमें अब तेजी आ रही है। राजनीतिक पार्टियां अपने कार्यक्रम तेज कर रही हैं, एजेंसीज का दखल बढ़ता जा रहा है, सत्ता परिवर्तन हो रहा है कई राज्यों में, और ऐसे में चुनाव नजदीक है लोकसभा के। किस तरह से इस तमाम चीजों को देखें, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक है। सर स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया जी। सर झारखंड से अगर हम बात शुरू करें, एजेंसीज की एंट्री हो रही है, इस बात को तो विपक्ष लंबे वक्त से कह रहा था, लेकिन ये पहला मौका था जब विपक्ष के सिटिंग मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और गिरफ्तारी हो गई। किस तरह से इसे देखेंगे ऐन चुनाव से पहले? क्या ये विपक्ष को एक सीधे तौर पर आखिरी चुनौती है कि आप या तो इधर आ जाइए, अगर उधर रहेंगे तो स्थिति यहां तक पहुंच सकती है? अब कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी और फिर अरविंद केजरीवाल नंबर कई हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, नंबर कई हैं, ये सब लोग कतार में हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को या पिछले 10 साल के हमारे सियासी सफर को देखें देश के, तो देश आज ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां सरकार में बैठे लोग, जो सत्ताधारी दल है, नेता हैं, उन्होंने हमारी संवैधानिक संस्थाओं को अपने हाथों का औजार बना लिया है। मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि अब ईडी, सीबीआई, एनआईए, आईटी, चुनाव आयोग, सतर्कता आयोग, ये सारे जो हमारी हमारी इकाइयां हैं, सारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जिनका काम है स्वतंत्र रूप से अपने काम को अंजाम देना। लेकिन अब ये सब के सब एनडीए गठबंधन के घटक दल के रूप में काम करने लगे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के रूप में अब काम कर रहे हैं। ये झारखंड का मसला आपने उठाया, मुझे ऐसा लगता है झारखंड शायद पहला ऐसा मौका है जहां पर केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी अपने मंसूबे पूरे नहीं कर पाई। उनका पहला मंसूबा तो यह था कि पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाए, तो जो इससे पहले कभी हुआ नहीं इस देश में कि कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री हो, पद पर हो और आप उसे गिरफ्तार कर लें। दूसरा मंसूबा उनका यह था कि किसी तरह से कुछ वक्त गुजारा जाए और तोड़फोड़ करके महाराष्ट्र की तरह या मध्य प्रदेश की तरह या बिहार की तरह अपनी सरकार बना ली जाए। दोनों ही मंसूबे उनके पूरे नहीं हुए। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो जरा भी नहीं टूटा, जरा भी नहीं दरका। केंद्र सरकार ने राज्यपाल के जरिए जो कुछ संभव था वो किया। हमने 3-4 दिन पहले देखा था शाकिर कि बिहार में चंद मिनटों में, चंद घंटों में नीतीश कुमार इस्तीफा देकर दोबारा शपथ ले लेते हैं। वहां कोई हीला हवाली नहीं होती, कोई देर अबेर नहीं होती। लेकिन झारखंड में एक गठबंधन दल का मुखिया परेड करा रहा है, अपने विधायकों की गिनती करा रहा है, 1 2 3 4 40 41 42, और इसके बावजूद राज्यपाल 24 से लेकर 36 घंटे तक टालते रहे। फिर अगले दिन उन्होंने बुलाने का, सरकार बनाने का न्योता दिया। ये सब परिस्थितियां पूरा देश देख रहा था और समझ रहा था कि राज्यपाल केंद्र की कठपुतली बने हुए हैं और उसके इशारे पर इतना समय काट रहे हैं कि किसी तरह से कांग्रेस में या जेएमएम में कोई फूट पड़ जाए, 2-4-10 विधायक फूट कर इधर आ जाए। पर जैसा कि मैंने कहा कि इन दोनों मंसूबों को पूरे करने में वे कामयाब नहीं हुए। देखना यह होगा कि अब जैसे जैसे लोकसभा चुनाव पास आता जाएगा, अब तो चंद दिन, चंद घंटे बाकी हैं चुनाव में, तो ये तोड़फोड़ की राजनीति, सरकारी एजेंसियों के जरिए लोगों को डराना धमकाना, ईडी या सीडी, 2 ही तरीके हैं उनके पास, इसके जरिए विपक्ष की एकता को तोड़ना। कुल मिलाकर ये सारी चीजें हमारी संवैधानिक व्यवस्था को, हमारे लोकतंत्र को, हमारी निर्वाचक प्रणाली को कमजोर करने वाली हैं। देखना यह है कि सरकार किस हद तक आगे जाकर अभी और क्या क्या करने वाली है। जी शाकिर। राकेश जी,
क्या हेमंत सोरेन का इस्तीफा देना राजनीतिक तौर पर एक भूल के तौर पर आप देखेंगे? अगर मुख्यमंत्री रहते, वो गिरफ्तार हो जाते और अगर जेल से सरकार चलाते, जैसा कि अरविंद केजरीवाल भी ये कह रहे हैं और उनके सहयोगी भी कि अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो मुख्यमंत्री तो वही रहेंगे, चाहे जेल से सरकार चलानी पड़े। इसलिए राजनीतिक तौर पर किस तरह से देखेंगे हेमंत सोरेन का इस्तीफा उनको देना, क्या इतना जरूरी हो गया था? गिरफ्तारी होती, आप जेल से सरकार चलाते तो क्या एक और मजबूत संदेश नहीं जाता? मुझे लगता है इसके दो पहलू हैं। एक तरफ हम जी, और आपके जैसे लोग हैं, आपको ऐसा लग रहा है या बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि वे जी, गिरफ्तार हो जाते, जेल चले जाते, वहां से सरकार चलाते रहते। लेकिन जी, बहुत बड़ा तबका इस समाज में ऐसा है, वो इसी बात का तूमार बांध देता, इस पर ही शोर उठा देता कि देखो एक भ्रष्ट व्यक्ति है, जेल से सरकार चला रहा है, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मुख्यमंत्री जेल में रहते हुए सरकार चलाए। वैसी स्थिति में संवैधानिक संकट पैदा होता और नैतिक संकट ज्यादा बड़ा था कि कोई भी जी, व्यक्ति जेल में रहते हुए सरकार चलाए। मुझे नहीं जी, लगता कि वो ज्यादा अच्छा संदेश देता। जो संदेश जाना चाहिए कि झारखंड के साथ एक आदिवासी मुख्यमंत्री के साथ जी, सरकार और सरकारी एजेंसी गलत कर रही है, ये संदेश तो, ये पैगाम तो चला गया है, लोगों को भी समझ में आ गया है कि ये जो ईडी है, इसको पूरे जी, देश में सिर्फ गैर भाजपाई नेता दिखाई देते हैं। सिर्फ भाजपा से इतर जो सरकारें हैं जिन राज्यों में, वही दिखाई देती है। इसके अलावा आज तक ईडी ने बीजेपी के किसी नेता के यहाँ छापा नहीं मारा। क्या सचमुच इस देश में इतने राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, क्या भाई सबके सब दूध के धुले हैं? क्या वहां उनमें से किसी पर ईडी की निगाह नहीं जाती है? कितने ऐसे नेता पकड़े गए हैं जिनकी तिजोरियों में पैसे मिले हैं, लेकिन ईडी ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन ने वो समझदारी भरा फैसला किया इस्तीफा देकर, और बहुमत की सरकार अब चल रही है। जी। ठीक। सर, जिस तरह से जेएमएम और कांग्रेस पूरी तरह से आरजेडी झारखंड में एकजुट नजर आए, क्या ये बात ममता बनर्जी को समझ में नहीं आ रही है? क्या उनको लग रहा है कि वो कांग्रेस पर अटैक करके अपने वोट बैंक को मजबूत कर रही हैं? क्योंकि हमने देखा जिस तरह से राहुल गांधी की यात्रा, न्याय यात्रा नॉर्थ ईस्ट से एंट्री करती है बंगाल में, तो जिस तरह का बयान ममता बनर्जी की तरफ से आता है और कांग्रेस के भी कई नेताओं के बयान जिस तरह से आते हैं, क्या ये टसल खुद विपक्ष को नुकसान नहीं पहुंचाने वाली है? जब आप देख रहे हैं कि एक बड़ा खतरा है आपके सामने, झारखंड में क्या हालात बन चुके हैं, ऐसे में अगर आप आपस में ही बयान देते रहेंगे कि मुझे बुलाया नहीं, मुझे फोन नहीं किया, मुझे खत लिख दिया, ऐसे नहीं बुलाया, वैसे नहीं बुलाया, तो क्या ये राजनीतिक तौर पर आपकी गंभीरता को कम नहीं कर रहा? देखिए, जहां तक ममता बनर्जी का प्रश्न है, ममता बनर्जी पहले भी बीजेपी जी, के साथ गठबंधन करके, कदम ताल करके सरकार में शामिल रह चुकी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री थी। उन्हें कोई बहुत सैद्धांतिक गुरेज नहीं है बीजेपी के साथ जाने में, मोदी शाह के साथ जाने में, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन उनके सामने चुनौती ये है कि बंगाल में उन्हें अपनी सत्ता बचाए रखनी है, अपनी जमीन बचाए रखनी है। उसके लिए वे कांग्रेस को ज्यादा बड़ा शत्रु मानकर चलती हैं, ऐसा लगता है। भले वे घटक दलों की बैठक में आती रही, इंडिया नाम के गठबंधन की बैठक में पिछली बार तो उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ा दिया कि प्रधानमंत्री पद के लिए इनका नाम आगे बढ़ाते हैं, केजरीवाल ने उसका समर्थन कर दिया। लेकिन ये जो छत्रप है, जी, ये जो क्षेत्रीय पार्टियों के नेता हैं, ये किसी और बड़े कारण से अपने सुर बदल रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है ममता बनर्जी, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी या उनकी पार्टी के नेताओं को लेकर केंद्र सरकार के हाथ में कुछ हो, कुछ फाइलें हो, कुछ मुद्दे हो, जिन्हें दिखाकर उनका भयादोहन किया जा रहा हो, उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा हो। अंततः ये सारी कवायद अगर जी, इंडिया गठबंधन को कमजोर करेगी, तो जी, अकेला इंडिया गठबंधन कमजोर नहीं होगा, उसका खामियाजा तो ममता बनर्जी को खुद भी उठाना पड़ेगा, या कोई भी। अगर कल जी, अखिलेश यादव भी अपनी अलग राह पकड़ते हैं, केजरीवाल भी अपनी राह अलग पकड़ते हैं, तो जी, आज की तारीख में उनका खुद का अस्तित्व अपने अपने राज्यों में खतरे में है। ठीक, दिल्ली से लड़ना है, यानी केंद्र से लड़ना है, मोदी शाह से लड़ना है, भाजपा से लड़ना है, तो आपको इस वक्त साथ रहना पड़ेगा।
अगर अलग अलग छटक के ये लोग लड़ते रहे तो मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी को कोई बड़ा फायदा अकेले लड़ने पर होने जा रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि वे अकेले लड़ेंगी तो कांग्रेस और बीजेपी और वामपंथी दलों के वोट बढ़ जाएंगे, तो वे अपना ज्यादा बहुमत के साथ आ जाएंगी। और जिस तरह की वे बातें कर रही हैं, जैसे कितना अप्रासंगिक कहना कि कांग्रेस बनारस जीत कर दिखाए। सब जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनारस में हराना बड़ी टेढ़ी खीर है। और इस वक्त चुनौती ये नहीं है कि अकेले बनारस में बीजेपी को हरा दिया जाए, चुनौती ये है कि पूरे देश में बीजेपी के सामने खड़े होना है, बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना है। तो अकेली एक सीट जिस पर नरेंद्र मोदी जैसा प्रत्याशी होगा भविष्य में, उसको लेकर तरह की कांग्रेस को चुनौती देना और ये कहना कि कांग्रेस की 40 सीटें भी नहीं आएंगी। इसलिए मुझे अब ऐसा लगने लगा कि ममता बनर्जी भी बीजेपी और अमित शाह की भरी हुई चाबी से चल रही हैं। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, वो स्थिति इस वक्त इन नेताओं की दिखाई दे रही है। जी शाकिर। बंगाल में जिस तरह से हमने देखा कि टीएमसी ने पूरी तरह से राहुल गांधी की यात्रा को एक तरह से साइड किया और खुद को अलग करके रखा, लेकिन बावजूद इसके जिस तरह से भीड़ वहां दिखी है, जो कुछ जो भी विजुअल्स आए हैं उनमें जो तस्वीरों में भीड़ दिख रही है, वो इस बात को जरूर बताती है कि टीएमसी से अलग लेफ्ट के साथ अगर कांग्रेस रहती है तो भी जनाधार में कोई कमी नहीं है। हालांकि ये भी एक सवाल रहता है हमेशा कि जो भीड़ आ रही है वो वोट में कितनी तब्दील होगी, लेकिन फिर भी अगर तस्वीरों को देखें तो भीड़ में कमी नहीं है, उत्साह में कोई कमी नहीं है और राहुल गांधी को देखने या उनको सुनने वाले लोग बंगाल में कम नहीं है। क्या ये एक तरह से एनर्जी देगा टीएमसी प्लस कांग्रेस को कि अगर ममता नहीं भी आती हैं तो भी हम लड़ने की स्थिति में रहेंगे? टीएमसी नहीं, सीपीएम, वामपंथी दल। जी देखिए, असली शत्रु बंगाल में जो ममता बनर्जी के सामने है, वो बीजेपी से ज्यादा बड़ा शत्रु है वामपंथी दलों को और कांग्रेस को मानकर चलती है। ये बात सही है, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो सभाओं में, रैलियों में, यात्राओं में भीड़ आती है वो वोटों में बदलती है कि नहीं बदलती। और कई बार ये साबित हो चुका है कि आम सभाओं में, रैलियों में आई हुई भीड़, रोड शोज में आई हुई भीड़ वोटों में नहीं बदलती। वरना कोई कारण नहीं है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद 3 राज्यों में चुनाव हुए और तीनों में कांग्रेस का सफाया हो गया। जबकि राहुल गांधी की यात्राओं में तो भीड़ राजस्थान में भी बहुत आ रही थी, मध्य प्रदेश में भी बहुत भीड़ आई। मध्य प्रदेश और राजस्थान में जितनी सीटों पर राहुल की यात्रा निकली, उसमें से कितनी सीटें कांग्रेस जीती, ये भी एक बड़ा सवाल है। बंगाल में भी भीड़ आई न्याय यात्रा में राहुल गांधी की, अपार भीड़ आ रही है, हम देख रहे हैं। अब बिहार, झारखंड पहुंच गए हैं। सॉरी। लेकिन अगर ये भीड़ वोटों में बदलती है और कांग्रेस और वाम दल मिलकर सीटों का ऐसा बंटवारा कर लेते हैं, उस स्थिति में जब सुनिश्चित हो जाए कि ममता बनर्जी अब इस गठबंधन में मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगी, इसमें शामिल नहीं होंगी, एक भी सीट वे देने को तैयार नहीं होंगी कांग्रेस या वामपंथी दलों को, तब भी अगर कांग्रेस और वामपंथी दल मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो इसका खामियाजा ममता बनर्जी और बीजेपी दोनों को उठाना पड़ सकता है। वैसी स्थिति में वाम दल और कांग्रेस ठीक ठीक परिणाम दे सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और कांग्रेस इन सब संभावनाओं को पहले से जानती होगी। जैसे नीतीश कुमार के मामले में बाद में ये बात समझ में आई कि कांग्रेस उन्हें संयोजक क्यों नहीं बना रही थी, मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी उनकी पहल पर उतना तवज्जो क्यों नहीं दे रहे थे, क्योंकि वे जानते थे, उनके पास ये फीडबैक रहा होगा। कांग्रेस का अपना एक सूचना तंत्र है। कई बार लोग कहते हैं कि कांग्रेस को मालूम नहीं रहता, राहुल गांधी को नहीं पता कि ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़ गए या आरपीएन सिंह छोड़ गए, इतने सारे नेता छोड़ गए। मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी के पास, खास तौर से गांधी नेहरू परिवार के पास एक ऐसा मैकेनिज्म है कि उसको अंदाजा हो जाता है या उसका अपना एक सूचना तंत्र है कि कौन व्यक्ति उसका साथ छोड़ने वाला है, कौन विश्वासघात करने वाला है, कौन आगे चलकर साथ नहीं देगा, और उससे वे समय रहते दूरी बना लेते हैं। बस इतनी गलती वे करते हैं कि समय पर अपनी तरफ से उसे बाहर नहीं करते। नीतीश कुमार के मामले में भी मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस को पहले से अनुमान था कि वे पर्दे के पीछे मोदी, शाह और बीजेपी के साथ पीढ़ियां बढ़ा रहे हैं, उनसे उनकी बातचीत चल रही है, इसीलिए उन्हें संयोजक किया, प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं बनाया गया। कांग्रेस उनको लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित दिख नहीं रही, उसकी वजह शायद यही रही होगी, जैसा कि बाद में
कांग्रेस नेताओं ने कहा भी है। तो मुझे लगता है ममता बनर्जी के मामले में भी हो सकता है कांग्रेस ये बात समझती हो, कांग्रेस के पास इस तरह का कोई फीडबैक हो कि अंततः ममता बनर्जी मोदी शाह या बीजेपी के पाले में चले जाएंगे, इसलिए वे बहुत ज्यादा की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनसे आगे बढ़कर कोई समझौते की, सीट शेयरिंग की बात ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, और बंगाल में इस तथ्य को भी कोई भुला नहीं सकता कि 40 साल लेफ्ट का शासन रहा है, और ऐसे में आप ये नहीं कह सकते कि बंगाल से उनका कैडर पूरा समाप्त हो गया है और इस स्थिति में पहुंच गया है कि अगर ममता नहीं आए तो कुछ नहीं मिलेगा। बस जरूरत इस बात की है उस कैडर को चैनलाइज कैसे किया जाए। लेकिन राकेश जी, एक सवाल ये, बंगाल में क्या इंडिया गठबंधन की स्थिति है और दूसरे दलों के साथ क्या है? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बहुत तेजी के साथ ये गठबंधन सीट बंटवारा भी कर रहा है, और इस लिहाज से कर रहा है कि कोई भी आपको उठापटक की खबर नहीं सुनाई दी। समाजवादी पार्टी के साथ जो कांग्रेस और तमाम दलों का जो इनका अलायंस की सीट बंटवारा हुआ, रामगोपाल यादव को मैं सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि सब कुछ तय हो गया है हमारा कांग्रेस के साथ। तो वो तल्ख बयानबाजी भी वहां नजर नहीं आ रही उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र में भी कल की तस्वीरें आई कि तमाम दल, प्रकाश अंबेडकर भी अब उसमें जुड़ गए, उनके साथ भी सीट बंटवारे की स्थिति बन रही है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में ये गठबंधन सीट बंटवारे कर रहा है, क्या लग रहा है कि यहाँ पर जो अलायंस हैं वो ज्यादा गंभीर हैं, और राज्य दोनों बड़े हैं, दोनों महत्वपूर्ण हैं, और लोकसभा की सीटें भी काफी हद तक बहुत बेहतर हैं और बड़ी संख्या में हैं दोनों राज्यों में? देखिए, उत्तर प्रदेश तो हम जानते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। दिल्ली की गद्दी पर जैसे पहुंचना है, उसे उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर ध्यान दिए बिना उसका काम नहीं चलेगा। ठीक। अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे, शरद पवार, ये तीन नाम अभी, और लालू यादव, तेजस्वी यादव, जी। ये वे नाम हैं जो हिंदी हार्टलैंड में, हिंदी भारत में कांग्रेस के लिए कट्टर सहयोगी के रूप में दमदार और अंगद के पांव की तरह टिके हुए एक सहयोगी साबित हो रहे हैं अब तक। न तो इन सब घटक दलों, सहयोगी दलों की ओर से कोई ऐसा बयान आया है जिससे ऐसा लगे कि कोई खाई उनमें है, कोई रार है, कोई तकरार है। ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अखिलेश यादव ने अपनी तरफ से कुछ सीटें पहले घोषित कर दी, फिर 11 के बाद 13 सीटों पर बात हुई, अभी भी नेगोशिएशन चल रहा है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के बीच में सीटों को लेकर कोई ऐसा बहुत विवाद होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। मुझे ऐसा लगता है बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय जो होगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के अलावा बिहार होगा। ये तीन ऐसे राज्य हैं जहां पर अगर इन इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने बीजेपी को चुनौती दी तो बीजेपी के लिए अब की बार 400 पार तो भूल जाइए, 270 पार करना मुश्किल काम हो जाएगा। ये जो परिपक्वता ये सब नेता दिखा रहे हैं, वो उस गड्ढे को पूरा करेगा जो उत्तर भारत में दिखाई दे रही है, क्योंकि दक्षिण में कांग्रेस के साथ बहुत सकारात्मक परिस्थितियां हैं। अभी 2 राज्य उसके खाते में आए हाल ही में, कर्नाटक और तेलंगाना। तमिलनाडु में स्टालिन जैसा सहयोगी उनके साथ है। तो कुल मिलाकर केरल में वामपंथी दल है। वहां बीजेपी की मौजूदगी जो कर्नाटक में 2019 के लोकसभा चुनाव में थी, वो पहले से घटेगी, ये बिल्कुल तय है। तो गड्ढा उत्तर भारत में है, जो गैप यहां पर है, अगर उसमें भरने का काम महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार कर लेते हैं तो बाकी बचे जो हिंदी राज्य हैं, जिनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली, इनमें आमतौर पर दिल्ली को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। वहां कोई तीसरा ऐसा दल नहीं है इंडिया गठबंधन का। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी है, उसके साथ भी ऐसा लग रहा है सीटों का तालमेल हो जाएगा। तो ये जो पूरा गोबर पट्टी है, अगर इसमें से बीजेपी को चुनौती मिलती है इन नेताओं की परिपक्वता से, समझदारी से, आपसी तालमेल से, तो 2024 यानी इस साल की अप्रैल की गर्मियां नरेंद्र मोदी के लिए बहुत पसीना लाने का कारण बनेगी। जी। तो बिहार को लेकर नीतीश का जाना, क्या कांग्रेस, आरजेडी और इनके गठबंधन के सहयोगियों के लिए बिहार में एक अच्छी खबर के तौर पर इसे देखें? क्योंकि अब सीटों का सीधे सीधे बंटवारा जो होगा वो तेजस्वी, कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में होने जा रहा है, जिसमें तेजस्वी के पास अच्छी खासी सीटें होंगी। हमने देखा पिछली बार बिना लालू यादव के, बिना नीतीश के
वो सबसे बड़े दल के तौर पर अपनी पार्टी को लेकर आए विधानसभा चुनाव में हालांकि, लेकिन जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह से सरकार के हाथ से जाने के बाद उनका बयान है, वो ये दिखा रहा है कि वो बीजेपी की लाइन पर नहीं चल रहे हैं, बल्कि अपनी खींची हुई उसी रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य वाली लाइन को ही लंबा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका फायदा मिलेगा? निश्चित तौर पर अगर आप पिछले 1-2 साल की राजनीति को देखें, 2-4 साल की, तो जी, तेजस्वी यादव उन विरले नेताओं में से है, युवा नेताओं में से हैं, जिन्होंने अपनी दृढ़ता से, अपने दृढ़ निश्चय से अपना एक अलग मुकाम बनाया है, अपनी जगह जी, बनाई है। नीतीश कुमार के पलटू राम बनने, पाला बदलकर बीजेपी के पाले में फिर से चले जाने, वो नीतीश कुमार जो कहा करते थे कि जीते जी नहीं जाऊंगा बीजेपी के साथ, और भी बहुत सारे बयान हैं उनके। उनके जाने के बाद भी तेजस्वी यादव यादव विचलित नहीं हुए। उनके साथियों में से कोई साथ छोड़कर नहीं गया, कोई विधायक नहीं गया। पिछले चुनाव में वे सबसे बड़ा दल बनकर उभरे थे। उसके बाद भी नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाई, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया आगे लाकर। अब नीतीश का साथ छोड़ना, मुझे ऐसा लगता है, खास तौर से बिहार में कांग्रेस, राजद और उनके जो वामपंथी दलों के साथ रिश्ते हैं, वो रिश्ते और मजबूत करेगा। लोकसभा चुनाव में इनका साथ नीतीश और बीजेपी के गठबंधन को सीधी चुनौती देगा, क्योंकि नीतीश कुमार के इतनी बार पाला बदलने, दल बदल करने से बिहार की जनता भी बहुत अप्रसन्न होगी, ऐसा मुझे लगता है। कोई भी नहीं स्वीकार कर रहा होगा। और अकेले नीतीश कुमार क्यों, पलटू राम तो बीजेपी के नेता भी कहलाएंगे ना। नरेंद्र जी, मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, इनको पलटू राम नहीं कहेंगे क्या? शाकिर, ये बड़ी विडंबना है कि मुख्यधारा का मीडिया और हम लोग भी, जो ठीक समानांतर है। मीडिया है, सिर्फ नीतीश कुमार को पलटू राम कह रहे हैं। जी, अरे भाई, जब जब अमित शाह और नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के बारे में क्या नहीं कह रहे थे, वो जो परिवार नियोजन संबंधी जो बयान था, नरेंद्र मोदी ने जी, कितने कठोर वचन कहे थे उनके लिए। स्मृति ईरानी क्या क्या नहीं कह रही थी, कितने पुतले जलाए गए, क्या नहीं हुआ। तो क्या जी, ये लोग पलटू राम? उतनी ही ठीक, तीव्रता के साथ, उतने ही कठोर शब्दों में ये कहना चाहिए कि जितने बड़े पलटू राम नीतीश कुमार हैं, उससे ज्यादा बड़े पलटू राम नरेंद्र मोदी हैं। मुहावरा अच्छा नहीं है, लेकिन वो थूक कर चाटने वाली बात तो सब पर लागू हो रही है, अकेले नीतीश कुमार पर तो लागू नहीं हो रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार नीतीश जी, कुमार का ये दल बदल बिहार की जी, जनता को भाया नहीं है, उसको नहीं सुहाया, उसको अच्छा नहीं लगा है, और इसका परिणाम लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। वैसे भी बीजेपी के साथ में ये एक राजनीतिक इतिहास जुड़ा हुआ है कि उसके साथ जो सहयोगी दल आता है, जो घटक दल आता है, या तो वे जी, उसी को खा जाते, उसी को खत्म कर देते हैं या कमजोर कर देते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं, अकाली दल से लेकर ठीक, शिवसेना महाराष्ट्र में तोड़ दी उन्होंने। अब नीतीश कुमार का क्या हाल होगा, ये लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर मुझे ऐसा लग रहा है, नीतीश का जाना, कांग्रेस, लालू की पार्टी और बिहार के वामपंथी जो दल हैं, छोटे-छोटे दल हैं, जी, सब मिलाकर 4 विधायक हैं शायद उनके, उन लोगों जी। के लिए मुफीद, अपने फायदे का सौदा साबित होगा। जी। तो मध्य प्रदेश में क्या होने जा रहा है? नई सरकार है, नए तेवर, नए मुख्यमंत्री, बीजेपी के लिए आसान रहेगा 2024 जितना फायदा वो देख रही है। दूसरा, इसी के साथ अगर मैं जोड़ लूं कि कांग्रेस अपनी जो सीट जीती हुई है उसे बचा पाएगी या उससे आगे बढ़ पाएगी? हालात क्या दिख रहे हैं? क्या है समीकरण? देखिए, कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जी, 29 में से सिर्फ 1 सीट 2019 में कांग्रेस जीती थी, जी, छिंदवाड़ा की, नकुलनाथ चुनाव जीते थे। आज ही कमलनाथ का बयान आया है कि पत्रकारों ने पूछा वहां से कौन चुनाव लड़ेगा, तो उन्होंने कहा अभी सबसे बात चल रही है। सबसे से उनका आशा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के लिए रहा होगा, लेकिन जी, मीडिया जिस तरह से इंटरप्रिटेट करता है चीजों को, तो ये ऐसा मान लिया गया, कमलनाथ कह रहे हैं कि सबसे बात चल रही है, यानी दूसरी पार्टी तो वे दल बदल कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कमलनाथ अब इस उम्र में इतना सब कांग्रेस पार्टी से मिलने के बाद कोई दल बदल करेंगे। लेकिन हाँ, हुँ, कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में बनती हुई सरकार न बना पाना, चुनाव जी, जीतते जीतते हार जाना, ये बहुत बड़ा सेटबैक था कांग्रेस के लिए, बहुत बड़ा धक्का था। उस धक्के से उबरने के लिए अब
युवा नेतृत्व को कमान सौंपी गई। जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, हेमंत कटारे, ये लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी का नया मुख्यमंत्री है, 4 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हाशिए पर हैं। अब तो हालत उनकी ये हो गई है कि उनकी ही पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सरकार की खामियों को पाप बताने लगे हैं। उन्हें जिस तरह से उनके संकल्पों को खारिज किया जा रहा है। तो अभी डॉक्टर मोहन यादव की भी अग्नि परीक्षा सबसे पहले होने का जो अवसर आ रहा है वो इसी लोकसभा चुनाव में आ रहा है कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए मध्य प्रदेश में बीजेपी क्या अपना प्रदर्शन दोहरा पाएगी, आगे बढ़कर कांग्रेस को 0 पर पहुंचा पाएगी, या कांग्रेस 0 से बढ़कर 2, 3, 5, 7 जो भी कुछ हो पाए। हम अगर विधानसभा चुनाव में मिले वोटों को थोड़ा फैलाकर देखें तो कांग्रेस को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बीजेपी से ज्यादा वोट मिले, 10 लाख वोट ज्यादा मिले हैं चारों राज्यों में मिलाकर। मध्य प्रदेश में कई संसदीय सीटें ऐसी हैं जिन सीटों में विधायकों की संख्या और वोट मिलाकर देखा जाए तो संसदीय चुनाव में कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है। जैसे भिंड मुरैना संसदीय सीट है, सॉरी भिंड दतिया है, मुरैना श्योपुर है, ग्वालियर है। इन सब जगह मान लीजिए 7 विधानसभा क्षेत्र हैं तो 4 या 5 में कांग्रेस जीती है। ग्वालियर में 6 में से 3 सीटों पर कांग्रेस जीती है। तो इस तरह से कांग्रेस के लिए अगर इन वोटों को आंकड़ा मान लें, बेस लाइन मान लें, तो कांग्रेस 1 से तो बढ़ सकती है मध्य प्रदेश में। और उसकी कवायद शुरू हो गई। आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक थी भोपाल में, रजनी पटेल आई हुई थी उसके लिए। कांग्रेस की बड़ी एक बैठक हुई। अब उसके बाद क्या टिकट बंटवारे तक क्या होता है ये देखना भी बाकी है। बीजेपी भी लोकसभा की चुनाव की तैयारी के लिए मैदान में उतर चुकी है। जी, क्योंकि ये बीजेपी तो कई सांसद अब विधायक भी बन गए हैं, मंत्री भी बन गए हैं, तो नए चेहरों पर क्या कयास लगाए जा रहे हैं मध्य प्रदेश में कि क्या नए चेहरे हो सकते हैं? कुछ नाम चर्चा में अगर आए हों मध्य प्रदेश की सियासत में, क्या बदलाव होगा चेहरों में? निश्चित तौर पर चेहरे तो बदलना ही पड़ेंगे। 7 सांसद मैदान में उतारे थे, उनमें से 2-3 हार गए। लेकिन अब जो जीत गए उनकी सीटों पर कैसे उतारा जाए ये बीजेपी के सामने बड़ा प्रश्न होगा। नरेंद्र सिंह तोमर है, रीत पाठक हैं, उदय प्रताप सिंह हैं, लंबी फहरिस्त है ऐसे लोगों की। इनकी सीटों पर कौन प्रत्याशी होगा, उनके नाम अभी शुरुआती दौर में चर्चा में आना शुरू हुए हैं। स्वाभाविक तौर पर नए चेहरे भी हो सकते हैं। कुछ लोग राज्यसभा से लाकर लोकसभा में लड़ाए जा सकते हैं, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया को हो सकता है लोकसभा चुनाव लड़ने कहा जाए, यद्यपि उनका राज्यसभा का कार्यकाल अभी बाकी है, फिर भी उन्हें लड़ाया जा सकता है ग्वालियर से। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा चुनाव हारे हैं दतिया से अभी विधानसभा का, उन्हें लोकसभा में लड़ाया जा सकता है। मुरैना श्योपुर संसदीय सीट सामान्य सीट है, ग्वालियर से भी लड़ाया जा सकता है। वे पहले ग्वालियर जिले की ही डबरा सीट से विधायक होते रहे थे। ठीक। तो कुल मिलाकर बीजेपी बड़े से बड़ा जोखिम लेने की स्थिति में है। उसके खाते में अभी 3 राज्यों की जीत है, नरेंद्र मोदी है, उसके खाते में राम मंदिर है, बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर बीजेपी किसी भी स्तर तक जाकर कोई भी जोखिम उठाकर किसी भी व्यक्ति को प्रत्याशी बना सकती है। ये जोखिम लेने का साहस इस कांग्रेस के पास नहीं है। जी, ठीक। बहुत शुक्रिया सर तमाम चर्चा करने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो बोलता है हिंदुस्तान के तमाम दर्शक इस बातचीत को भी सुने, आगे तक पहुंचाएं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।